स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव्स। बातें नहीं बच्चे। When two waves of same frequency traveling in opposite direction superimpose stationary wave is formed. Stationary wave is formed. मतलब लेफ्ट से राइट एक वेव जा रहा है, एक वेव राइट से लेफ्ट आ रहा है, ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ये जो वेव फॉर्मेशन होगा इसको हम कहेंगे स्टेशनरी वेव। मतलब आप ऐसे ही समझ सकते हो कि ये एक वेव है, ये एक वेव है और ये एक वेव है, राइट। ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में ये ट्रेवल कर रहे हैं और ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये लेफ्ट से राइट, ये राइट से लेफ्ट, ऐसे जा रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ये सुपर इम्पोज कर रहे हैं। ये जो वेव देगा इसको हम कहेंगे स्टेशनरी वेव, राइट। अब थोड़ा सा इसकी मतलब इंटरनल फेनोमेना हम एक बार देखते हैं, ठीक है। अब इसकी मैथमेटिकल हम नहीं कराएंगे, ठीक है। इंटरनल देखते हैं इंटरनली एक्चुअली क्या होता है। मान लो बच्चे हमारे पास एक ये मीडियम है, मीडियम का एक पॉइंट में बात करूं, ये एक पॉइंट ले लो, इधर से एक वेव ट्रैवल कर रहा है और इधर से एक वेव ट्रैवल कर रहा है एंड दे आर सुपर इम्पोजिंग, राइट। समझ में आ रहा है ना? लेफ्ट से एक वेव जा रहा है, राइट से एक वेव जा रहा है। हम देखते हैं वो कैसे सुपर इम्पोज करते हैं, राइट। ये एक वेव है, ये लेफ्ट से राइट जा रहा है, इधर से एक वेव सेम फ्रीक्वेंसी की, सेम एम्पलीट्यूड की ले लिया मैंने, ये राइट से लेफ्ट आ रहा है। दोनों का स्पीड सेम है क्योंकि सेम मीडियम है और दोनों का फ्रीक्वेंसी भी सेम है, से एम्पलीट्यूड एक बार के लिए हम सेम ले लेते हैं। ये दिस फेनोमेना हैपेंस एट t इज इक्वल टू 0, राइट। एट t इज इक्वल टू 0 है ना। एट t इज इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा, ये वेव कैसे जा रहा होगा, ये ब्लैक वाला लेफ्ट से राइट ऐसे ही जा रहा है और राइट से जो लेफ्ट आ रहा है उसका कैसे है, ऐसे। एट t इज इक्वल टू t/4, एट t इज इक्वल टू t/4 मतलब 1/4 सेकेंड। एट t इज इक्वल टू t/4। अब मेरे को बताओ ये वेव जो था 1/4 आगे चला जाएगा, 1/4 मतलब ये वाला पॉइंट आपका इधर चला जाएगा। यहाँ पे मैं फिर दोबारा रीड्रॉ करता हूं वेव्स को। ये जो पॉइंट था ये यहां पहुंच जाएगा, पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा? तो ये जो ब्लॉक, मैं एक काम करता हूं, ये t/4 सेकेंड का t/4
ये T/4, ये T/4, ये T/4, ये T/4, ये T/4, ऐसे है ना, ये T/4 पोजिशन है ना। इन सबको एक बार बोर्ड में मैं मार्क कर लूं। ठीक है बच्चे। T/4 सेकंड के बाद क्या होगा, वेव का ये वाला हिस्सा इधर पहुंच जाएगा, ब्लैक वाला। देन ब्लैक वाला वेव आपका कैसे हो गया, ऐसे हो गया। एम आई राइट? ठीक है ना। जो ब्लैक कलर का वेव मैं ले रखा हूं लेफ्ट से राइट जा रहा है, इसकी पैटर्न ऐसे हो गया। T/4 आगे शिफ्ट हो गया, λ/4 आगे शिफ्ट हो गया। ब्लू वाला क्या करेगा, λ/4 ये पॉइंट इधर आ जाएगा। तो ब्लू वाला का हिस्सा ये वाला पॉइंट आपका से ब्लू वाला पॉइंट इधर ले लिया। ये ब्लू वाला हिस्सा शिफ्ट हो गया। इज इट करेक्ट? ये ब्लू वाले वेव और इस तरफ को ब्लू वाले का हिस्सा ऐसे ही हो गया। कोई डाउट? ये T/4 सेकंड के बाद ये पैटर्न आया। फिर अगेन आफ्टर T/4 सेकंड एक T/4 गया, दूसरा T/4 कितना हो गया, 2T/4 मतलब कितना हो गया, T/2। अब T/2 सेकंड के बाद मैं फिर दोबारा इस वेव का पैटर्न को ड्रॉ करूं, कैसे होगा, ब्लैक वाला पोर्शन ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। ये ब्लैक वाला का देखो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला ब्लैक का ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। फिर मैं ये टाइमिंग को एक बार नीचे ले लूं, अगेन आफ्टर T/4 सेकेंड ये जो ब्लैक वाला वेव है, ब्लैक वाला वेव है ये ऐसे हो गया। एम आई राइट? ऐसे हो गया और इस साइड में ये हो जाएगा, राइट साइड में ब्लैक को डॉटेड, लेफ्ट साइड में ब्लैक को डॉटेड। ब्लू वाला का कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा तो ये वाला हिस्सा इधर शिफ्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा ब्लू वाला। एम आई राइट? ये हो जाए, सॉरी ये डॉटेड रखना ना, ये ब्लू वाला हिस्सा हो गया। एम आई राइट? सी पैटर्न कैसे हो रहा है, मतलब एक वेव इधर से जा रहा है, एक वेव उधर से आ रहा है और वो सुपर इम्पोज कर रहे हैं। अगेन आफ्टर T/4 सेकेंड कितना हो गया, 2T/4। अगेन T इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 3T/4। अब ये ब्लैक वाला देखो आप, मैं फिर टाइमिंग को एक बार यहाँ पे प्लॉट कर दूं, बातें नहीं। ओके, अगेन आफ्टर T/4 सेकेंड ये 1/4 आगे चला जाएगा, इसका मतलब ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगी, ये वाला वेव आपका ऐसे हो गया। एम आई राइट? और ये इधर लेफ्ट साइड में इस फॉर्मेट में रहा।
ब्लू वाला का क्या होगा, ब्लू वाला का ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, ये वाला पॉइंट ब्लू वाला का इधर आ गया, ये ब्लू वाला वेव, इस तरफ को ब्लू वाला को मैं डॉटेड रख रहा हूं। जस्ट ऑब्जर्व द सिचुएशन, इतने में काम चल जाएगा हमारा अंडरस्टैंडिंग। हाँ, नेक्स्ट टी बाई 4 लेना है तो ले सकते हो। नेक्स्ट टी बाई 4 में कितना हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 4t/4। इसका मतलब क्या है, टी। देन वेव कैसे होगा, ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा ब्लैक का, तो ब्लैक वाला वेव आपका कैसे होगा, बातें नहीं। अगेन आफ्टर t/4 सेकेंड ब्लैक वाला ये वेव पूरा 1/4 शिफ्ट हो जाएगा λ/4, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा, तो ब्लैक वाला वेव आपका ऐसे हो गया। कोई डाउट प्रिंस, नो बात। ब्लू वाला क्या होगा, ब्लू वाला का ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा, तो ब्लू वाला पॉइंट आपका इधर आ गया, ब्लू वाला वेव, एम आई राइट। और दोनों वेव के एम्पलीट्यूड सेम है। अब मैं आपको क्या कहा था, वेव क्या होता है, जब वेव ट्रैवल करता है मीडियम पार्टिकल अपने जगह में रहते हैं, एनर्जी चला जाता है, यही है ना, एनर्जी आगे चला जाता है, मीडियम पार्टिकल अपने जगह में रहते हैं। तो मीडियम पार्टिकल ये अपने जगह में है, ऑसिलेट कर रहे हैं, और एनर्जी एक का लेफ्ट एक का राइट जा रहा है। एक चीज बताओ, मैं कुछ पॉइंट्स लेता हूं, ये वाला पॉइंट देखो, हाँ 3t/4, ये ब्लैक वाला का ये वाला पॉइंट हिस्सा इधर आ जाएगा, देख रहे हो, ये ऐसे ही था, ऐसे ही था ना, t/2 में, t/2 में इतना ही था, ये पूरा का पूरा वेव ऐसे शिफ्ट हो गया, देखो ऐसे शिफ्ट हो गया, देखो ब्लैक वाला, समझ में आया। t/4 मतलब ये वेव जो है ऐसे, ये इधर ऐसे था, t/4 सेकेंड के बाद ऐसे आ गया, मतलब ये वाला हिस्सा इधर पहुंच गई, ब्लू का ये वाला हिस्सा इधर पहुंच गई, आया समझ में। अब एक पॉइंट में इधर ये वाला पॉइंट की बात करूं, एट t इज इक्वल टू 0, ये रेस्ट में था क्योंकि इसकी यहां पे y0 डिस्प्लेसमेंट 0, और इस वेव के लिए भी y0, तो नहीं ये रेस्ट में था। अब ये दोनों मिल गए हैं, अब यहां पे ये पॉइंट रेस्ट में था, अब ये पॉइंट को देखो, ये वाला वेव ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है, ये वाला वेव नीचे लेने की कोशिश कर रहा है, दोनों कैंसिल कर गए, ये भी रेस्ट में है, एम आई राइट, ये भी रेस्ट में है, 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 ये नीचे लेने की कोशिश कर रहा है, ये ऊपर, ये भी रेस्ट में है, 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 मतलब इसमें नॉट ओनली दीज पॉइंट्स, ये पॉइंट भी रेस्ट में है, ये ऊपर लेने की कोशिश कर रहा है, ये नीचे लेने की कोशिश कर रहा है, ये जितना ऊपर ले रहा है ये इतना नीचे ले रहा है, ये कैंसिल कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये इसमें सारे के सारे मीडियम पॉइंट्स जो है रेस्ट में है। देन व्हाट इज द रिजल्टिंग वेव हियर, द रिजल्टिंग वेव इज दिस वन, मतलब इसमें रिजल्टेंट जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब टोटली जो मीडियम पार्टिकल है ये सारे के सारे रेस्ट में है, एम आई राइट, एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू t/4, ये ऊपर लेना चाहता है ए, और ये भी ब्लू वाला भी लेना चाहता है ए, देखो ब्लैक वाला ऊपर ए, ब्लू वाला भी ऊपर ए शिफ्ट करवा रहा है, देन रिजल्टेंट आपका कितना शिफ्ट हो गया, सबसे ज्यादा ऊपर शिफ्ट हो गया,
ये जितना भी यहां से यहां तक का मीडियम पार्टिकल है, ये सारे के सारे ऊपर शिफ्ट हो गए। देखो ये भी ऊपर ले रहा है, ये भी ऊपर ले रहा है, और ये इस पोर्शन को देखो, ये नीचे, ब्लू वाला भी नीचे, सो दोनों खींच के इसको और नीचे ले गए हैं। और ये ब्लैक वाला भी ऊपर ले रहा है, ब्लू वाला भी ऊपर ले रहा है, सबसे नीचे ऊपर शिफ्ट हो गया, ये रिजल्टिंग वेव बन गया। अब मेरे को बताओ, ये रिजल्टिंग डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, बट ये पॉइंट आपका कैसे है? रेस्ट, ये पॉइंट रेस्ट, ये पॉइंट रेस्ट, ये पॉइंट रेस्ट, राइट? आफ्टर T/4 अगेन, अब ये कौन सा कंडीशन में है? रेस्ट। ये कौन सा कंडीशन में है? ये रेस्ट, ये रेस्ट, ये रेस्ट, ये पॉइंट भी रेस्ट, ये पॉइंट भी रेस्ट, ये सारे पॉइंट रेस्ट में आ गए। इवन ये वाला कोई भी बीच में कोई भी पॉइंट लो, ये नीचे खींचना चाहता है, ये ऊपर खींचना चाहता है, एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो ये भी रेस्ट में आया। देन व्हाट इज द रिजल्टेंट वेव? दिस इज द रिजल्टेंट वेव, एम आई राइट? मतलब होल मीडियम इज एट रेस्ट। अगेन आफ्टर T/4 सेकेंड, मतलब यहां पे चलो, अब ये पॉइंट नीचे जाना चाहता है, देखो ये पॉइंट को देखो, ये नीचे खींच रहा है, ये भी नीचे खींच रहा है, देन ये सबसे जगह नीचे आ जाएगा। ये नॉट ओनली दिस पॉइंट, इतने पोर्शन में जितना भी पार्टिकल है, ये नीचे खींचना चाहता है और ये भी नीचे खींचना चाहता है, ये सबसे ज्यादा नीचे चले गए। सेम थिंग हैपेंस इस पॉइंट पे भी, ये भी ऊपर खींच रहा है, ये भी ऊपर खींच रहा है, तो मीडियम का जो पोजीशन होगा मीडियम पार्टिकल का, वो ऐसा ही होगा। अगेन यहां पे रेस्ट में आ गए, देन दिस साइकिल विल रिपीट। अब यहां पे देखो, इस पर्टिकुलर पोर्शन का देखो, ये पूरा का पूरा पोर्शन यहां पे रेस्ट में है, और उतना ही पोर्शन यहां पे, ये सॉरी, ये पोर्शन देखो, ये इतना पोर्शन यहां पे पूरा रेस्ट में है, एम आई राइट? सारे मीडियम के पार्टिकल रेस्ट में है, इतने पोर्शन सारे के सारे ऊपर है, इतना पोर्शन सारे के सारे रेस्ट में है, इतना पोर्शन सारे के सारे पार्टिकल नीचे है। जब ये पोर्शन आपका सबसे ऊपर है, ये वाला मीडियम का ये वाला हिस्सा सबसे नीचे है, आफ्टर 1/4 सॉरी आफ्टर हाफ साइकिल, ये पूरा का पूरा ये सेगमेंट ऊपर चला गया, ये वाला सेगमेंट चला गया नीचे, ऐसे। इस देखो अल्टर, ये वाला देखो, ये वाला देखो, इतना सेगमेंट ऊपर, इतना सेगमेंट नीचे। जब ये सेगमेंट नीचे, ये सेगमेंट ऊपर, तो मीडियम अब इस सेगमेंट में बट गया। सेगमेंट में बट गया मतलब ये जो हमारा वेव है, कुछ पोर्शन ऐसे ऊपर था, कुछ पोर्शन ऐसे नीचे था। आफ्टर T/4 सेकेंड, यहां से यहां तक T/4 सेकेंड, ये ऊपर, ये वाला ऊपर था, ये वाला नीचे था, ऐसे ही था। T/4 सेकेंड के बाद ये हिस्सा पूरा ऊपर चला गया, ये हिस्सा पूरा नीचे चला गया। इन दिस प्रोसेस इफ यू सी, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल वाइब्रेट नहीं करते हैं, है ऐसे कोई पॉइंट जो हमेशा रेस्ट में है? ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट यहां पे रेस्ट में था, यहां पे भी रेस्ट में है, अभी भी रेस्ट में है, अभी भी रेस्ट में है, यहां पे भी रेस्ट में है। दिस सम पॉइंट्स ऑफ द मीडियम आर एट परमानेंट रेस्ट, ये वाला पॉइंट परमानेंट रेस्ट में है, ये पॉइंट आपका परमानेंट रेस्ट में। देखो इधर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, इधर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, इधर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, इधर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो, इधर डिस्प्लेसमेंट जीरो, इधर भी डिस्प्लेसमेंट जीरो। some point of the medium, some points of the medium are at permanent rest, वो कभी वाइब्रेट करते ही नहीं है, ना इधर किया, ना इधर किया, ना इधर किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि अब मान लो ये रेस्ट में है, उसके बाद जैसे टाइम पास होगा, ये वेव आगे जाएगा, ये वेव पीछे जाएगा,
ये जितना नीचे लेना चाहता है वो उतना ऊपर लेना चाहता है, फिर और थोड़ा सा जाएगा, ये जितना नीचे लेना चाहता है वो उतना पीछे लेना चाहता है। देख रहे हो ना? सो धीरे 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 एक दूसरे को ये कैंसिल करते हैं। तो ये पॉइंट हमारा हमेशा, सॉरी, ये पॉइंट हमारा परमानेंट रेस्ट में है। ये जो परमानेंट रेस्ट में रहते हैं पॉइंट्स, ये परमानेंट रेस्ट में है। ये वाला आपका परमानेंट रेस्ट में है, ये वाला पॉइंट आपका परमानेंट रेस्ट में है, ये वाला पॉइंट परमानेंट रेस्ट में है। ये सारे परमानेंट रेस्ट में, रेस्ट वाला पॉइंट आ गया मीडियम में, ये परमानेंट रेस्ट में है। कुछ पॉइंट्स, देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच आर एट परमानेंट रेस्ट इन द मीडियम। ये पूरा मीडियम का एक लाइन ड्रॉ कर दिया। मान लो ये पॉइंट परमानेंट रेस्ट हो गया, 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 ये परमानेंट रेस्ट, ये परमानेंट रेस्ट, ये बिल्कुल ऑसिलेट नहीं कर रहे हैं। इन पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूं एन। एन स्टैंड्स फॉर नोड्स। एम आई राइट? क्या कहते हैं इनको? नोड्स। ओके, एन स्टैंड्स फॉर नोड्स। ओके, अच्छा, एक पॉइंट आप देखो, यहां पे रेस्ट में है, सॉरी, ये पॉइंट देखो, ये पॉइंट देखो, बीच वाला पॉइंट देखो, यहां पे रेस्ट में है, बट यहां पे क्या है? सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है। कितना? 1/4 के बाद इस पॉइंट में फिर अगेन रेस्ट में आया, फिर सबसे नीचे गया ज्यादा, फिर रेस्ट में आ गया। देन सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में यही पॉइंट ऑसिलेट कर रहा है। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पहले तो रेस्ट में था और सबसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सबसे ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर वापस आया। देखो, रेस्ट में था, सबसे ज्यादा ऊपर गया, फिर 0 पे वापस आया, फिर सबसे ज्यादा नीचे गया, फिर वापस आया। मीन्स वो वाली पार्टिकल सबसे ज्यादा, मान लो इसकी एम्पलीट्यूड ए है, 2a ऊपर गया, फिर नीचे आया, 0 हो गया, फिर 2a नीचे गया, फिर वापस आके यहाँ पे पहुंचा। सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में ये पॉइंट आपका वाइब्रेट कर रहा है। इस पॉइंट को देखो, यहाँ पे 0, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड नीचे, फिर 0, सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड 2a, a प्लस है 2a, फिर 0। ये नीचे की तरफ a प्लस है, इनकी इस दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम है, तो a प्लस a बन गए। तो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में कौन सा पॉइंट वाइब्रेट किया? ये पॉइंट वाइब्रेट किया। सी दिस पॉइंट, ये 0 पे था, अब सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड पे चला गया, फिर t/4 सेकेंड के बाद 0 आ गया, फिर सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ नीचे की तरफ, फिर 0 हो गया। तो ये दोनों पॉइंट के बीच में, ये दो नोड के बीच में एक पॉइंट ऐसे है जो सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करता है। तो उन पॉइंट का पोजीशन कहां पे है? इस जगह में है, इनके बीच में है। एम आई राइट? एग्जैक्टली मिड पॉइंट। दोज आर वाइब्रेटिंग विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो उसका नाम दे देते हैं एंटीनोड। क्या दिया? ए। These are called antinode. N stands for nodes और A stands for antinodes. ओके, समझ में आ गया? कुछ पॉइंट्स आपका परमानेंट रेस्ट में है, these are nodes. कुछ पॉइंट्स सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहे हैं, these are called antinodes. और उनके बीच में क्या हो रहा है? मतलब ये पार्टिकल आपका सबसे ज्यादा ऊपर भी जा सकता है, सबसे ज्यादा नीचे भी जा सकता है, सबसे ज्यादा ऊपर जा सकता है, सबसे ज्यादा नीचे भी जा सकता है। उसके बीच वाला पॉइंट देखो, ये वाला पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लो, एनी पॉइंट। मैं ये पॉइंट ले लेता हूं, से दिस पॉइंट, ये यहां पे 0 पे है। अब t/4 सेकेंड के बाद इसकी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? यहां तक हुआ, सबसे ज्यादा तो नहीं हुआ। फिर t/4 सेकेंड के बाद अगेन ये रेस्ट में आ गया, फिर t/4 सेकेंड के बाद अगेन नीचे की तरफ सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हुआ, सबसे ज्यादा कह रहा हूं, नीचे की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हुआ, बट सबसे ज्यादा नहीं, तो फिर रेस्ट में आ गया। मीन्स बीच में
मतलब नोड और एंटी नोड, सॉरी, नोड और एंटी नोड के बीच में जितने भी पार्टिकल है, इनके एम्पलीट्यूड किसी का ज्यादा किसी का कम। बेटा उच्चिंग बंद कर, किसी का ज्यादा किसी का कम। इसका मतलब यहां से यहां तक का, मान लो ये, मैं इसको ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ऐसे ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं स्टेशनरी वेव को, इसी फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कभी ऊपर कभी नीचे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेशनरी वेव को, राइट। इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज मैक्सिमम, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी, एम आई राइट। इस पार्टिकल का वाइब्रेशन, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम है, ऊपर की तरफ भी होता है नीचे की तरफ भी होता है। इसकी और कम है, ऊपर की तरफ भी होता है नीचे की तरफ होता है। इसकी कम है, ऊपर की तरफ होता है नीचे की तरफ होता है, एम आई राइट। हाँ, इसकी ऐसे, हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टेशनरी वेव। आया समझ में? वी रिप्रेजेंट द स्टेशनरी वेव इन दिस मैनर, राइट। ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्टेशनरी वेव, ठीक। इसमें क्या होता है, जब ये वाला पोर्शन ऊपर होगा ये वाला पोर्शन नीचे, ये वाला पोर्शन ऊपर ये वाला पोर्शन नीचे, एम आई राइट। ये स्टेशनरी वेव की रिप्रेजेंटेशन है। कोई डाउट है इसमें? सेगमेंट में बट गया मीडियम, ये वाला पोर्शन ऊपर ये वाला पोर्शन नीचे, ये वाला पोर्शन ऊपर ये वाला पोर्शन नीचे, ये वाला पोर्शन ऊपर ये वाला पोर्शन नीचे। आफ्टर t/4 सेकेंड जो ऊपर था ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। मीडियम मतलब इतना पोर्शन, ये तो कभी वाइब्रेट करेगा ही नहीं, ये रेस्ट में आ गए, एम आई राइट। तो ये इस इतना पोर्शन मीडियम जब ऊपर है, इतना पोर्शन नीचे। आफ्टर t/4 सेकेंड, सॉरी, t/4 सेकेंड में ये भी मीडियम बीच में आ गए, ये भी बीच में आ गया। अगेन आफ्टर t/4 सेकेंड ये सबसे ऊपर ये सबसे नीचे। तो मीडियम इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स और लूप, एम आई राइट। ए एन टू एन कितना डिस्टेंस होना चाहिए, लैम्डा बाई 2। एन टू एन हमारा कितना डिस्टेंस है, लैम्डा बाई 2। ए टू ए कितना डिस्टेंस है, लैम्डा बाई 2। देन व्हाट इज नोड, नोड का डेफिनेशन क्या लिखोगे? नोड्स क्या है? नोड्स द पॉइंट्स एट परमानेंट रेस्ट, परमानेंट रेस्ट। और एंटीनोड, एंटीनोड्स पॉइंट्स इन द मीडियम, पॉइंट्स इन द मीडियम vibrates with maximum amplitude, am I right? Maximum amplitude, these are called antinodes, okay। अब ये इस पार्टिकल को जो एनर्जी मिल गया वो अपने एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा। ईच एंड एवरी पार्टिकल आर वाइब्रेटिंग एट डिफरेंट एम्पलीट्यूड, am I right? each and every particle each and every particle vibrates with different amplitudes, right? And the medium is divided into segments, okay। medium is divided into segments called loop,
राइट, सेगमेंट या लूप, ठीक है। एक लूप किस किस के बीच में है? बिटवीन नोड, एडजेसेंट नोड्स, एडजेसेंट नोड्स, एम आई राइट? Adjacent loops vibrate in the opposite phase. Half of the medium is at highest point, half of the medium is at the lowest position. जितना lowest जो जितना जा सकता है. So adjacent segments vibrate in opposite phase. Opposite phase means 180 degree out of phase, है ना? 180 degree out of phase. अच्छा, हाँ, एक ऊपर जा रहा है, जो एक पार्टिकल ऊपर सबसे ज्यादा जा रहा है, ये तो सबसे ज्यादा नीचे जा रहा है। समझ में आ गया ना? तो मतलब इसमें सारे के सारे पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, इसमें सारे के सारे पार्टिकल नीचे जा रहे हैं। समझ में आ गया? तो इसलिए अपोजिट फेज में ही है। अच्छा, दूसरी बात, इसमें एनर्जी ट्रेवल नहीं कर पाएगा क्योंकि बीच में नोड है, ये तो वाइब्रेट कर ही नहीं रहा है, एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगा? समझ में आ गया? सो एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द मीडियम। एनर्जी ट्रैप हो गया, ट्रैप्ड इन द मीडियम, ट्रैपिंग हो गया। किस किस के बीच में? नोड से नोड के बीच में जितना एनर्जी है इस पार्टिकल में रह गया, और ईच एंड एवरी पार्टिकल गेट डिफरेंट एनर्जी क्योंकि सबके एम्पलीट्यूड अलग अलग है। समझ में आ गया? एक मिनट, तो इसमें एनर्जी ट्रैप हो गए हैं। ऑल द पार्टिकल्स वाइब्रेट विथ डिफरेंट एम्पलीट्यूड, डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स, सो सबकी एनर्जी अलग अलग हो गई। एक पार्टिकल को जितना मान लो सबसे ज्यादा एनर्जी बीच वाला पार्टिकल को मिला, एंटीनोड को मिला, उसके एनर्जी सबसे ज्यादा रहा। इस पार्टिकल को बिल्कुल एनर्जी नहीं मिला, इस पार्टिकल को बीच बीच में कुछ एनर्जी मिला, मीडियम। एम आई राइट? सो एनर्जी इज ट्रैप्ड इन द मीडियम, सो एनर्जी ट्रैवल नहीं करता, इसलिए इसका नाम है स्टेशनरी वेव। समझ में आ गया? स्टेशनरी। कई बार हम इसको कहते हैं स्टैंडिंग वेव। क्या कहते हैं? स्टैंडिंग वेव्स। एनर्जी स्टैंड स्टिल हो गया, जितना मीडियम में ट्रैप हो गया वो मीडियम में उतना रह गया। सो दिस इज हाउ द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड। बेटा देना एक बार। हाँ, कौन सा? क्या कह रहे हैं? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक मिनट। नहीं आ रहा। क्या कह रहे बेटा? देखो जो वो वाला डायग्राम है उसमें तो नोट्स जो पार्टीशन है और यहाँ पे थर्ड पार्टीशन, इसके इसके नहीं नहीं, ये टाइम मैं नहीं समझे। मैं तो ऐसे ही आर्बिट्रेरली ड्रॉ किया, इसको तो नोड से ही स्टार्ट किया दिखाने के लिए, ऐसे कुछ नहीं है। ये मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ। हाँ कर ले, मैं एंटीनोड में भी रख सकता हूँ, ऐसे कोई बात नहीं। ये तो जस्ट शो कर लिया मैंने। कौन सा जीरो एक जगह में फिक्स है? मैं तो वेव चल रहा है एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे, ये पोजीशन को एक आर्बिट्ररी सोच के लिया कि भाई मान लो ऐसा है, फिर आगे क्या होगा। वहीं से एनालिसिस मैंने शुरू किया। आया समझ में? सो दिस इज हाउ द स्टेशनरी वेव इज फॉर्म्ड।
स्टेशनरी क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एनर्जी का प्रोपागेशन नहीं होता। इसलिए मैं आपको उस इससे पहले जो वेव हम कर रहे थे उसका नाम क्या था? प्रोपागेटिव वेव। ठीक है, वेव ऑफ प्रोपागेशन। ठीक है, ये वेव इक्वेशन ऑफ ए प्रोपागेटिव वेव, बट ये स्टेशनरी वेव। सो इसकी मैं मैथमेटिकली अभी नहीं जा रहा हूं, पहले हम इसकी एनालिटिकल डिस्कशन अभी हो गया, राइट। अब स्टेशनरी वेव कहां फॉर्मेशन होता है, किस किस जगह में फॉर्मेशन होगा? अब हम देखते हैं स्टेशनरी वेव इन ए स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव इन ए stretched string, right? अच्छा, what is the speed of wave in a string, stretched string? Root over of कुछ भी याद नहीं रखते हो तुम, इसीलिए तुम कह रहे हो कि कब खत्म होगा, बस इसको निपटा के हम 12th में चले। स्पीड ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, खोल के देखो, पेज खोलो, खोलो बीसी। स्पीड ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग, टी बाई म्यू। ठीक है सर, देखा करो। स्पीड ऑफ ए वेव इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाई म्यू। इट इज क्या, व्हाट इज दिस? टेंशन, एंड म्यू इज द मास पर यूनिट, मास पर यूनिट लेंथ। इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी। ये इलास्टिक फैक्टर, ये डेंसिटी फैक्टर, इनर्शिया फैक्टर। मतलब टेंशन होना जरूरी है वेव को ट्रैवल करने के लिए। मतलब मेरे पास एक रस्सी है, इसको मैंने खींच लिया, राइट। मेरे पास एक रस्सी है, मैं इसको खींच लिया, खींच के दे दिया टेंशन टी, और रस्सी का लेंथ को फिक्स कर दो। L is the length of the string, am I right? मैं इसको इधर बांध लूं, इधर बांध लूं, खींच लिया बांध के दोनों तरफ से। अब मैं जैसे गिटार देखे हो, गिटार में हम रस्सी को टाइट करते हैं। अब टाइट करके ऐसे, जो सपोज हम ऐसे प्लग करेंगे, ट्यू 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 आवाज होगा, है? हैव यू एवर सीन इट विनय? ठीक है, तो इसको खींचा हुआ है। अच्छा, जब मैं इसको ऐसे प्लग करूंगा, ये कैसे वाइब्रेट कर सकता है? वाइब्रेट होता है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगा। मान लो मेरे पास एक रस्सी है, खींच के रखा हूं और ऐसे हिलाऊं, एक इधर एक ये ले लिया, बांध लिया, रस्सी को बांध लिया। इस रस्सी को इसमें हाथ में पकड़ के हिलाऊंगा, तो हिलाऊंगा तो क्या होगा? वेव आगे ट्रैवल करेगा, और जैसे आगे ट्रैवल करेगा इधर स्ट्राइक करके फिर रिफ्लेक्ट करेगा, रिफ्लेक्ट करके एक दूसरे को सुपर इम्पोज करेंगे। एक वेव इधर जा रहा है, एक वेव इधर से वापस आ रहा है, सुपर इम्पोज कर गए हैं। इसमें कौन सा वेव फॉर्मेशन होगा? स्टेशनरी वेव। समझ में आया?
एक वेव में इधर से दिया, ये ट्रैवल करके लेफ्ट में जा रहा है और इधर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आया। मैं जब इसको प्लग करूंगा, इसमें एनर्जी दूंगा, एनर्जी ट्रैवल करके जाएगा, इधर से फिर वापस रिफ्लेक्ट होकर आएगा। ये दोनों करेंगे सुपर इम्पोज। जब सुपर इम्पोज करेंगे अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करते हुए, कौन सा वेव फॉर्मेशन करेंगे? ये स्टेशनरी वेव। अब ये पॉइंट कभी ये बांध रखे हैं तो ये पॉइंट कभी वाइब्रेट कर सकता है? नो। तो नहीं, यहां पे क्या होना चाहिए? नोड तो ही नोड होना कंपल्सरी है, क्योंकि ये पॉइंट बंधा हुआ है। इट कैन नेवर वाइब्रेट। बीच वाला पॉइंट अपना मन मर्जी वाइब्रेट कर सकते हैं, जिसको जैसे मिल जाएगा। एम आई राइट? हम देखें मिनिमम पॉसिबिलिटी। मिनिमम पॉसिबिलिटी में मैं मान लिया कि ये सबसे ऊपर जा रहा है, बीच वाला पॉइंट, देन वेव हमारा कैसे फॉर्मेशन हो सकता है? ऐसे। सो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इक्वल टू एल। इट इज मिनिमम मोड ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट मोड। इसको लेते हैं फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन। ओके। देन नोड से नोड का डिस्टेंस कितना है आपको पता है? स्टेशनरी वेव का देखने में कैसे होता है? स्टेशनरी वेव देखने में ऐसे होता है। नोड टू नोड डिस्टेंस कितना है? लैम्बडा बाई 2। देन ये हो गया लैम्बडा बाई 2। फर्स्ट मोड है, वेव लेंथ में ले लेता हूं यहां पे लैम्बडा 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एल। देन लैम्बडा 1 कितना है? 2L. Then what is the frequency of vibration in this case? Say F1. F1 is equal to V by lambda 1. Am I right? भाई स्ट्रिंग इज फ्री टू वाइब्रेट, हम कंट्रोल थोड़ी ना करेंगे। ऐसे वाइब्रेट कर सकता है, ऐसे वाइब्रेट कर सकता है। देन कितना हो जाएगा? 1/2L। V कितना है? रूट ओवर ऑफ T बाई म्यू। एम आई राइट? इसको हम कहते हैं, ये जो फ्रीक्वेंसी है दिस इज फर्स्ट हार्मोनिक। इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट? वही स्ट्रिंग दूसरे पैटर्न में मैं अभी डिस्कस करना चाहता हूं। कौन सा पैटर्न में मैं सपोज स्ट्रिंग को प्लग करूं ऐसे, कौन सा पैटर्न में ये स्ट्रिंग वाइब्रेट कर सकता है? सारे पैटर्न डिस्कस करेंगे। एक पैटर्न आपका ये हो गया, दूसरा पैटर्न ये सेकंड, दूसरा पैटर्न को मैं लेता हूं सेकंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। ये हमारा स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का लेंथ उतना है। इधर तो नोड होना कंपलसरी है, इधर भी नोड होना कंपलसरी है। मैं स्टेशनरी वेव को दोबारा दिखा देता हूं, ऐसे है ना। अब जरूरी थोड़ी ना है कि भाई ये दोनों सिर्फ यही मोड में वाइब्रेट करेगा, बीच में इसका एक नोड और बन सकता है। भाई ये फ्री है, अपनी इच्छा के हिसाब से वाइब्रेट करेगा। एम आई राइट? मतलब रस्सी आपका, हाँ ये तो परमानेंट है। नहीं 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 नहीं, ये परमानेंट है भाई। ये अभी इसकी मर्जी है, इस फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकता है, इसकी मर्जी है। ये फ्रीक्वेंसी बदल गया तो नोड बदल जाएगी, ये तो नोड होना ही होना है। सो ये स्ट्रिंग आपका ऐसे भी वाइब्रेट कर सकता है लूप में। ये एक लूप बना, इसमें दो लूप बनने का पॉसिबिलिटी है। तो ये पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। कितने सेगमेंट बना यहाँ पे? 2 सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एक सेगमेंट, ये एंटीनोड, ये इसकी एक एंटीनोड था, अब इसमें 2 एंटीनोड हो गया। ये एक पॉसिबिलिटी है, ये एक पॉसिबिलिटी है। एम आई राइट? अब इसमें कितना डिस्टेंस है? लैम्बडा बाई 2 प्लस लैम्बडा बाई 2 कितना हो गया? लैम्बडा। एज इट इज सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, सो 2 into लैम्बडा 2/2 इज इक्वल टू एल। रस्सी का लेंथ तो उतना ही है। देन लैम्बडा 2 कितना हो गया? एल। देन F2 कितना हो गया? V बाई लैम्बडा 2, दैट इज 1/L। रूट ओवर ऑफ V कितना है? T बाई म्यू।
मैं इसको थोड़ा सा ऐसे लिखूं बच्चे, दिस इज विल बी इक्वल टू 2/2l रूट ओवर ऑफ t बाई म्यू। 2 मल्टीप्लाई कर दिया, 2 डिवाइड कर दिया, ठीक। अब ये कौन सा है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसमें कितना मल्टीप्लाई करने से ये आता है, 2। अब स्ट्रिंग राजा है, जब मर्जी जैसे ही मर्जी वाइब्रेट करे, बट उसकी भी एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है, इधर तो नोड रहना ही रहना है, एम आई राइट। क्या पता ये 3 मोड में वाइब्रेट कर जाए, ये नोड हो गया, ये नोड हो गया, ये 3 लूप में वाइब्रेट कर गया, ये एक पॉसिबिलिटी है। जब ये पॉसिबिलिटी होगा, ये एक मोड हो गया। जब ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। इट इज कॉल्ड थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन, एम आई राइट। समझ में आ गया। अब ये कितने नोड हो गए, यहां पे 4 नोड, कितने लूप हो गए, 3 लूप। देन कैन आई राइट 3 इंटू, इसमें वेवलेंथ कम हो गया ना, 3 इंटू लैम्बडा 3 बाई 2 इज इक्वल टू एल। लैम्बडा 3 कितना है, 2l बाई 3। देन f3 कितना हो गया, v बाई लैम्बडा 3, दैट इज 3 बाई 2l रूट ओवर ऑफ v इज इक्वल टू t बाई म्यू। इट इज थर्ड फ्रीक्वेंसी, थर्ड। देखो अब ऐसे फोर्थ मोड भी हो सकता है, फिफ्थ मोड भी हो सकता है, सेवेंथ मोड भी हो सकता है। देन nth मोड क्या होगा बच्चे, मैं सपोज ऐसे करूं, व्हाट इज द nth मोड, n बाई 2l रूट ओवर ऑफ t बाई म्यू। तो मैं ऐसे कर सकता हूं, f1 इज टू f2 इज टू f3, ऐसे करते जाऊं तो क्या आएगा, 1 इज टू 2 इज टू 3, एम आई राइट, इज टू 4 एंड सो ऑन। इसमें देखो ये कौन सा फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द मिनिमम, व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ना 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 डेफिनेशन देंगे पहले तो। इट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, minimum frequency with which an instrument can vibrate। समझ में आया भाई। इंस्ट्रूमेंट, एक इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकता है बेटा, ये आ सकता है, ठीक है। ये जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकता है, करेगा जरूरी नहीं है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर सकता है, इससे कम हो ही नहीं सकता। क्यों, 2 नोड तो होना ही मिनिमम जरूरी है, क्योंकि ये पॉइंट हमारा फिक्स है। उसके बाद ये वाला पॉसिबिलिटी बन सकता है, उसके बाद ये वाला पॉसिबिलिटी बन सकता है, उसके बाद इसी फॉर्मेट में जाएगा। सो दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, सेकेंड मोड 2। क्या मल्टीप्लाई करने से आएगा, ये 3। क्या मल्टीप्लाई करने से ये आएगा, n। ये जो n मल्टीप्लायर है इसको कहते हैं हार्मोनिक्स। क्या कहते हैं, हार्मोनिक्स का मतलब क्या है, हार्मोनिक्स का मतलब एनी इंटीजर क्या होना चाहिए, ये इंटीजर मल्टीप्लाइड विथ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, इसको हम कहेंगे हार्मोनिक्स। अब इसमें कौन सा इंटीजर मल्टीप्लाइड है, 1। इट इज ऑल्सो कॉल्ड फर्स्ट हार्मोनिक। क्या कहते हैं, फर्स्ट हार्मोनिक। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 2। इसको कहते हैं सेकेंड हार्मोनिक। इसमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, इट इज कॉल्ड थर्ड हार्मोनिक,
समझ में आया? इस इंस्ट्रूमेंट में कौन सा हार्मोनिक पॉसिबल है? nth हार्मोनिक, कोई भी इंटीजर पॉसिबल है। मीन्स ये ऑड हार्मो, ये इवन हार्मोनिक्स, ये ऑड हार्मोनिक्स। सो इन स्ट्रेट स्ट्रिंग बोथ इवन एंड ऑड harmonics are possible. Both even and odd harmonics are possible. नहीं, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी कभी नेगेटिव होता ही नहीं है। इसमें बोथ इवन एंड ऑड हार्मोनिक्स आर पॉसिबल। एक बार क्लिप लो। थोड़ा सा लेफ्ट में आके एंगुलर आता है शायद। दवाई और च्युइंगम, ये च्युइंगम खा रहे हो क्लास में, रबड़ खा रहे हो हैं? चिपली का, चिपली को काट के से बनाते हैं। हाँ, चिपकली नहीं, ये तो इन सब चीजों हेल्दी फूड थोड़ी ना ये सारा है तो अनहेल्दी, है तो अनहेल्दी। बस ले लिया क्लिप, एक बात नहीं। अब इसमें जो फॉर्मूला आया हमारा कौन सा, मैं मिटाऊं अभी? रिफ्लेक्ट हो क्या आता है? हाँ, वो तो डेफिनेटली जहां से एनर्जी जाने के जाके रिफ्लेक्ट करने के बाद तो होएगा। एम आई राइट? हो भी सकता है, उसमें जो परफेक्ट नोड है फिर मिलेगी नहीं, क्योंकि जीरो होना चाहिए ना, परफेक्ट नोड नहीं मिलेगी। कई बार होता भी ऐसे है, ठीक है, बदल सकता है एम्पलीट्यूड। खैर मैं उतना और डिटेल्स, इंटरनल डिटेल्स अभी जाएंगे नहीं, पॉसिबिलिटीज देयर। अभी देखो बच्चे, ये जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है ये हमारा कहाँ यूज होता है? गिटार और इवन वायलिन, ठीक है, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है। हाँ, ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट कहते हैं इनको, स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग बंधा हुआ है, ठीक है। ये स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं बच्चे, एक 11th क्लास में एक प्रैक्टिकल होता है जिसको कहते हैं सोनोमीटर। सोनोमीटर, सोनोमीटर आपका क्या होता है बच्चे? एक लकड़ी का डब्बा होता है। आपने देखा होगा, मैं उस दिन ट्यूनिंग फॉर्क को साउंड करके तुम्हारे सामने रखा, वो कैसे आवाज किया? टे आवाज किया था ना। कहाँ गया वो रबड़? इसकी फेंक दिया क्या तुम लोग ने? रबड़, हाँ मिल गया मिल गया। एक बार फिर कॉपी उठाना, ये जो ट्यूनिंग फॉर्क है, ऐसे ये साउंड हो रहा है, ये साउंड हो रहा है ट्यूनिंग फॉर्क का, इतना साउंड हो रहा है। बट ये ट्यूनिंग फॉर्क को मैं इधर रखूं, ये एक्चुअली इसके ये एनर्जी ऑब्जर्व करके लार्ज एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट कर रहा है, तो इसलिए साउंड बढ़ गया। तो क्या करते हैं, एक लकड़ी का डब्बा होता है, खाली डब्बा, अंदर ये बिल्कुल खाली डब्बा होता है ये। इसमें हम क्या करते हैं बच्चे, यहां पे एक छोटा सा पुल्ली लगा हुआ होता है, एक तार, जनरली स्टील का लेते हैं, एक वायर को यहां पे खींचेंगे, इस वायर को पुल्ली में पास करके इसमें वेट लटका देंगे। इसमें ट्रे लटकाएंगे, ट्रे में हम वेट
ऐड करते जाएंगे, एम आई राइट? वेट ऐड करते जाएंगे तो वेट आपका टेंशन यहां पे प्रोवाइड कर देगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो वायर है ना इसका लेंथ को चेंज करना चाहेंगे, बट लेंथ तो पुली के वजह से फिक्स हो गया। हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो स्टॉपर्स लेंगे, शार्प पॉइंटर्स। वो देखने में ऐसे होगा, ये लकड़ी का बना होता है, ऐसे होता है। इधर एक लोहे की पत्ती टाइप का उठा होता है। अब देखे नहीं हो जैसे मिस्त्री लाते हैं, पेंटर्स लाते हैं एक पत्ती टाइप का लोहे की, ऐसे एक पतली सी पत्ती इसमें लगा होता है, ठीक है। इसकी थोड़ा सा हाइट इतना ज्यादा होता है तो इसमें यहाँ पे फंसा देते हैं, फंसा देंगे तो ये वाला हमारा ए से बी तक हमारा लेंथ हो जाएगा एल। हम चाहते हैं तो इसकी लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हैं, राइट? ये दो जो हमारा पॉइंटर्स है, इन पॉइंटर्स को आगे पीछे करेंगे तो इसका लेंथ बदल जाएगा। देन फ्रीक्वेंसी एफ एन हमारा कितना है, एफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू एल रूट ओवर ऑफ टी बाई म्यू, टी बाई म्यू। मैं एक काम करता हूं, इसका लेंथ को कर दूं फिक्स, मैं ट्यूनिंग फर्क लूंगा। जैसे ट्यूनिंग फर्क लिया, मैं ट्यूनिंग फर्क लूंगा और ऐसे रबर पैड में स्ट्राइक करूंगा, स्ट्राइक करके इसे बॉक्स के ऊपर रखूंगा। इधर एक स्केल लगा होगा लेंथ मेजर करने के लिए, ये ट्यूनिंग फर्क लूंगा, लेके इसे बॉक्स के ऊपर ऐसे रखूंगा। देखो इसके रखते कितना आवाज हो रहा है, ऐसे बॉक्स के ऊपर रखूंगा, बॉक्स के ऊपर रखूंगा तो ये ट्यूनिंग फर्क की एनर्जी ये एब्जॉर्व करेगा। अब वायर आपका वाइब्रेट करेगा। इसमें एक फ्रीक्वेंसी लिखी होती है ट्यूनिंग फर्क के ऊपर, ये हमारा कितना 426 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी लिखी होती है। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जो साउंड इसमें डेवलप हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी 420 हर्ट्ज 26 हर्ट्ज, ये तो चेंज नहीं होगा, ये फिक्स है। तो ये सारे के सारे सिस्टम उसी फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करने को कोशिश करेंगे। अब ये वायर वाइब्रेट कर रहा है नहीं कर रहा है, नंगे आंखों में देखना थोड़ी सी कई बार दिख जाती है, देखना थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक कागज का ऐसे छोटा सा कागज का टुकड़ा लेंगे, उसका नाम देते हैं ग्लाइडर। इस कागज का टुकड़ा को ऐसे फोल्ड करके, देख रहे हो ना, ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है, इस ग्लाइडर बना दिया और ये तार में लटका देंगे। जब तार ज्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा, ये कागज जो है, कागज का टुकड़ा जो है वो जंप करेगा, ये कागज का टुकड़ा जंप करेगा, जंप करके नीचे गिर जाएगा। अब मैं आपको क्या कह रहा हूं, क्या ये हमेशा वाइब्रेट करेगा ज्यादा एम्पलीट्यूड में? नो नो, क्योंकि लेंथ मैंने फिक्स कर दिया। एक मिनट, लेंथ मैंने फिक्स कर दिया, ये लेंथ फिक्स हो गया, टेंशन वेट दे दिया, टेंशन फिक्स हो गया। ये जो तार है उसका मास पर यूनिट लेंथ फिक्स है, इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फिक्स है, इसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी फिक्स है। वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकता है, F1 हो सकता है, दैट इज 1/2L रूट ओवर ऑफ T बाई म्यू। F2 कितना होता है, 2/2L रूट ओवर ऑफ T बाई म्यू। F3 कितना है, 3/2L रूट ओवर ऑफ T बाई म्यू। ये इसकी फ्रीक्वेंसी है। दीज आर ऑल द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, किसकी? नेचुरल फ्रीक्वेंसीज, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो जनरली अभी तक हमने क्या पढ़े थे, एक पार्टिकल का एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होता है, बट स्ट्रिंग की बहुत सारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। हमारा ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी जब उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करेगा होगा रेजोनेंस, एम आई राइट? रेजोनेंस क्या है? रेजोनेंस इज द फेनोमेना व्हेन the frequency of the periodic force matches with the frequency of the particle या vibrating body। समझ में आ रहा है? When the frequency of the periodic force matches with the frequency of the vibrating body, then the body vibrates with largest amplitude
एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेजोनेंस। ये तब भी ज्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा जब इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी किसी एक के साथ मैच करे, अदरवाइज ये स्ट्रिंग इतने एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट नहीं करेगा। समझ में आ गया? मान लो मेरा ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी मान लो 100 और ये 100 फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी इसकी 100, देन मिनिमम फ्रीक्वेंसी को मैं सपोज इसको मान लिया 100, देन ये कितना है 200, ये कितना है 300, ये कितना है 400, फिर कितना होगा 500। दीज आर ऑल द नेचुरल फ्रीक्वेंसीज। इफ ये 100 है तो ये सारे मिनिमम फ्रीक्वेंसी सपोज इसकी है 100 है, या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसकी 100 है, देन इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज क्या हो गए 100, 200, 300, 400, 500, कुछ भी हो सकता है। मेरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे 426 लिखा हुआ है, क्या रेजोनेंस होगा? इसके बीच में आया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कोई भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच नहीं हुआ, तो ये लार्जेस्ट एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट नहीं करेगा। सपोज इसकी फ्रीक्वेंसी, मेरा ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज है, तो ये सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड में वाइब्रेट करेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और मेरा ग्लाइडर जो है वो जंप करेगा, 2-3 ग्लाइडर पतले पतले रख दो, जंप करेगा या नीचे भी गिर जाएगा। समझ में आ गया? आया नहीं? तो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होना जरूरी है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा ट्यूनिंग फॉर्क को तो मैं बदल नहीं सकता भाई, मेरे पास मान लो 8-10 ट्यूनिंग फॉर्क है, मैं कहां दौड़ता फिरूंगा 400 लाने के लिए, मेरे को नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी इसकी पता नहीं है। एम आई राइट? मैं इसकी लेंथ को एडजस्ट करूंगा, लेंथ को कम ज्यादा करूंगा। कैन आई चेंज द फ्रीक्वेंसी? एम आई राइट? तो एक स्टेज आ सकता है जिसमें मेरा ट्यूनिंग फॉर्क के साथ ये मैच हो जाए। एम आई राइट? मैं इसको बदलूंगा, ऐसे बदलूंगा कि भाई मेरा ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, ये ग्लाइडर जंप कर जाए, एक बार में नहीं होगा, बार बार आसपास कर करके सबसे ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला देखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपका ये वायर वाइब्रेट किया या नहीं किया। समझ में आ गया? तो इसमें हमारा अल्टीमेटली हमें इतना पता चला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस स्ट्रेच ये सोनोमीटर वायर, या हम ये कह सकते हैं स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Fn इज डायरेक्टली F ले लो, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ टेंशन। मैं ये भी कर सकता हूं, इसमें वेट को थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकता हूं टू चेंज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू the length of the string, means I can say it is called a law of tension या law of force, law of force या tension। इसको कहूंगा law of length। अच्छा, फिर frequency is inversely proportional to 1 by root over of mu, it is called law of mass, लॉ ऑफ मास। ये म्यू क्या है? मास पर यूनिट लेंथ। एम आई राइट? ये जो वायर है, वायर कैसे होता है? सिलिंड्रिकल होता है, ठीक है क्या विनय? अब इसका रेडियस मान लो r हो गया, देन म्यू कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, है ना? पाई आर स्क्वायर हो गया एरिया क्रॉस सेक्शन। लेंथ को कितना लेना है? 1 लूंगा ना, पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ 1 लूंगा इनटू डेंसिटी। ये आपका क्या है? लेंथ, यूनिट लेंथ के लिए ले रहा हूं, यूनिट लेंथ, ठीक? ये हो गया आपका। देन इसको मैं थोड़ा सा स्प्लिट कर सकता हूं, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ओवर ऑफ पाई आर स्क्वायर रो। दिस इंप्लाइज दैट फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस
frequency is inversely proportional to root over of density. See, r स्क्वायर है, रूट ओवर होके खाली r हो गया। मतलब मोटी वायर लिया मैंने, मटेरियल सेम है, मोटी वायर ले लिया तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, पतली वायर ले लिया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। मैं आयरन ले लिया, मतलब जिसके ऐसे मटेरियल का वायर बनाया जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी और ये डेंसिटी कम हो गया तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगा। सो लॉ ऑफ रेडियस एंड लॉ ऑफ डेंसिटी, इसको हम थोड़ा सा स्प्लिट कर दिए, लॉ ऑफ रेडियस एंड इट इज लॉ ऑफ डेंसिटी। एम आई राइट? इट इज लॉ ऑफ डेंसिटी। आया समझ में? मान लो आपको कहा जाए कि एट टेंशन T the frequency of vibration is 100 hertz. At tension, if the tension is doubled, then what will be the frequency of vibration? कैसे? रूट ओवर है, रूट 2 टाइम्स हो जाएगा। रूट 2 इज इक्वल टू कितना है? 1.41। देन फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितना हो गया? 141 हर्ट्ज। समझ में आया नहीं आया? पहले फ्रीक्वेंसी कितना था? 100, अब रूट 2 टाइम्स ज्यादा हो गया। रूट 2 का वैल्यू रूट 2 टाइम्स, रूट 2 इंटू 100, रूट 2 का वैल्यू 1.41 है, 141 हर्ट्ज पे ये वाइब्रेट करेगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? तेरा कोई डाउट नहीं? तेरा तो कुछ भी डाउट नहीं है, कभी भी फिजिक्स में डाउट आया ही नहीं। फिजिक्स तो इजी सब्जेक्ट है, डाउट होता ही नहीं है ना, कभी डाउट नहीं होता है ना। तेरा भी नहीं होता भाई, तू क्या कह रहा है? तेरा भी कभी डाउट नहीं होता, इजी सब्जेक्ट है। देखे कैसे है? डोसा खा के आया क्या? और क्या खा के आया सुबह? अच्छा, पराठे और ना, रोज सब्जी थोड़ी ना खाता होगा। आया समझ में? कोई डाउट बेटा तेरा समझ में आया? ट्यूनिंग फर्क का फ्रीक्वेंसी फिक्स है। ट्यूनिंग फर्क और ये दोनों अलग चीज है। ट्यूनिंग फर्क से मैं वाइब्रेशन दे रहा हूं उसको, बस। ये मेरा वाइब्रेट करेगा या नहीं करेगा इसके नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, और इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी को मैं एडजस्टमेंट कर सकता हूं, ये चेंज करके। समझ में आ गया? तो उसके बाद वो हार्मोनिक सेट हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, मैं ट्यूनिंग फर्क का फ्रीक्वेंसी को तो बार बार चेंज नहीं कर सकता। जो ट्यूनिंग फर्क बन गई तो बन गई, तो इसकी पोजीशन को मैं बदल सकता हूं, इसकी वेट को बढ़ा सकता हूं, नहीं तो तार को बदल सकता हूं। मोटी तार ले लूं, पतली तार ले लूं। समझ में आ गया? समझ में आया नहीं आया? तो ये फेनोमेना मैं कर सकता हूं। तार भी बदलना थोड़ा सा मुश्किल है, बार बार तार कहां से लाया हुआ, इसको खोलो, बहुत टाइम लगेगा। इट इज बेटर टू पुट लिटिल वेट। 100 ग्राम एक्स्ट्रा बढ़ा दो, 200 ग्राम एक्स्ट्रा बढ़ा दो, अपना आप टेंशन बदलती जाएगी, तुम्हारा फ्रिक्शन सॉरी फ्रीक्वेंसी बदलता जाएगा। है? हाँ, डिस्टेंस भी कम ज्यादा कर सकते हो। नहीं, टेंशन क्यों चेंज होगा? टेंशन तो वेट की वजह से हुई, लेंथ चेंज होगा। स्प्रिंग नहीं, स्प्रिंग की लेंथ बदलेगा। इसकी पोजीशन को मान लो, इसको रख दिया 10 पे, इसको 90 पे, लेंथ कितना हो गया? 80। समझ में आ गए? 2 हो गया ना, ये सेगमेंट हो गया। अलग अलग सेगमेंट भी बना सकते हैं हम। मैं तीसरा रख दिया तो 2 स्ट्रिंग बन जाएगा। 2 स्ट्रिंग अलग अलग फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, लेंथ के हिसाब से डिपेंड करेगा। है चले, हाँ कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसे वाला वायर ऐसे, तो हमारा फॉर्मूला क्या है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ ना, तो म्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ये जनरली आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है, तो इसलिए रेडियस के फॉर्म में लिया हूं, अदरवाइज आपको मास पर यूनिट लेंथ इज इंपॉर्टेंट। ठीक है? वायर में शार्प एज रखते नहीं है, शार्प एज ज्यादा दिन टिकता नहीं है, ये वाला एज ज्यादा दिन टिकता नहीं है। अब ऐसे मोड़ेंगे तो ये एज का क्या होगा? सत्यानाश हो जाएगा, टूटेगा नहीं। तो इसलिए जनरली वायर को हम
हाँ, सिलिंड्रिकल शेप देते हैं। सोनोमीटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन। ये वाला जो हमारा फेनोमेना है, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए होता है, प्रैक्टिकल है। ठीक है। हाँ,